तो हाय बच्चा पार्टी, वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा खत्म करेंगे। साथ साथ में हमने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस हमने यहाँ पे ले रखा है। 10 क्वेश्चन मैंने बनाया है और 10 क्वेश्चंस में से आपके 10 क्वेश्चंस में से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी से ही मिलेंगे। ठीक है, तो देखो आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रखा है इसके। तो जिन बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं वो बच्चे तुरंत अपना कर लें। ठीक है, और यही क्वेश्चंस आएंगे सेम पैटर्न पे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल ये मान लो कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन साथ साथ में कुछ माइनर मिस्टेक्स बच्चों से हो जाती हैं। उस माइनर मिस्टेक से बचने के लिए हम चैप्टर 5 का क्विक रिवीजन कराएंगे, बहुत तेजी से रिवीजन कराएंगे। इस चैप्टर 5 जो हमने लिखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें पूरा डिटेल सिलेबस हमने लिख रखा है, मेरे नोट्स हैं। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स के नोट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो जल्दी से सीखेंगे और उसके बाद इसके पीवाईक्यूज करेंगे। ये जो हमने लिख रखा है, जो हमने डिटेल एनालिसिस बनाया है, और जल्दी से इनको आप कर लीजिएगा। और यकीन मानो बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 7 नंबर जो आपके पूछे जाते हैं वो जो मैं डिटेल एनालिसिस के क्वेश्चन कराऊंगा उसी से ही पूछा जाएगा। आप बाद में कमेंट करोगे कि सर आपने सही कहा था कि आपने 10 क्वेश्चन दिया था, उसी के 7 मार्क्स वहीं से आ गए। ठीक है, तो चलो जल्दी से हम लोग इसको स्टार्टअप करते हैं। टाइम अपने पास कम है इसलिए आज लाइव क्लास नहीं हो पाई है, हम लोग रिकॉर्डेड हिस्से पढ़ लेंगे। चलो, तो बेटा इसको ध्यान से समझिएगा कि जो आपको, जैसे मान लो हमने इसको स्टार्ट किया तो जो बहुत बेसिक चीजें हैं वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक, इसमें लिखा वो भी है, जैसे आपको किसी में दिक्कत लगे उस चीज में तो आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। ठीक है, सो ये उन्हीं बच्चों के लिए है कि जो भी बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी व्यूअर्स हमारे इसके बाद आएंगे तो उनके लिए लगेगा कि सर बहुत क्विक रिवीजन करा दिए, तो बेटा उसके लिए इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं वीडियो को। ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो चलो, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसका जो सिलेबस है बेटा वो यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। ये सिलेबस इसका लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसका सिलेबस है। क्या क्या सिलेबस के अंदर है वो यहाँ पे लिखा है। हम लोग सिलेबस आज डिस्कस करने नहीं आए हैं। ओके, तो चलो हम लोग अब मूव करते हैं डायरेक्ट इसके कॉन्सेप्ट पे, और तब आपको पता चलेगा कि भाई क्या क्या है। ठीक है, तो ऊपर जो बेटा सिलेबस लिखा है वो 7 मार्क्स का सिलेबस है। सबसे पहले हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है। भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत सिंपल चीज है। एक स्फीयर बना होगा, एक ब्रैकेट बना होगा, उसके अंदर कंपाउंड्स लिखे होंगे। ठीक, उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, और एक्चुअली में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये एक मॉडर्न केमिस्ट्री की ब्रांच है। ठीक है, जैसे हमको बोलते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये मॉडर्न केमिस्ट्री जो है काफी ज्यादा यूजफुल है हमारे एवरीडे लाइफ में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, आप उसको देखिएगा। डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, जहां पे हमको लगेगा कि ये चीज बोर्ड में आएगी मैं उसी चीज को बताऊंगा और उसके बाद इसके क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, चलो, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पे लिखी हुई है, जल्दी से समझेंगे 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, चलो ओके, हम लोग इसको बहुत जल्दी से समझेंगे बेटा। चलो देखो, देखिए बेटा आप सभी देखिएगा, यहाँ पे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी इसकी लिखी हुई है। हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके अंदर एक मेटल पार्ट होता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक भी लिगेंड हो सकता है, 2 भी लिगेंड हो सकते हैं। लिगेंड क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वाले ब्रैकेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और इधर सेंट्रल मेटल एटम लिखा हुआ है। सेंट्रल मेटल एटम को ही सेंट्रल मेटल आयन में बोलते हैं, और जनरली यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है। पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल के नेचर का होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होगी, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे मतलब इतनी क्राइटेरिया वो फॉलो करेगा। लिगेंड्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वो नेगेटिव चार्ज होगा, या तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा। ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, और वे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, क्योंकि उनके पास क्या है, ज्यादा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस चीज को हम बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं, लुईस बेस। ठीक है, तो ये अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजी हुई। अब टर्मिनोलॉजी के अंदर बेटा एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि भाई हमारे पास स्फीयर 2 प्रकार के आते हैं, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। ठीक है, इस फॉर्म में हो सकता है, मेटल हो, इधर कोई एनायनिक चार्ज हो, या तो कोई काउंटर आयन इधर लगा हो। ये सब बच्चे डिस्कस कर रखे हैं, जिन बच्चे को आता है वो स्किप कर दें, थोड़ा आगे पहुंच जाएं। उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे। थोड़ी सी आप इंफॉर्मेशन जानो कम समय में। काउंटर आयन
यहां पे जो होगा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो लेफ्ट साइड में होंगे काउंटर आयंस, वहां पे ये पॉजिटिव वाले होंगे, ठीक। और जितने भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट साइड में होंगे काउंटर आयन, जिनको हम बोलते हैं, ये केवल ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए लगाए जाते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं या वो न्यूट्रल होंगे, ठीक। ओके, गुड, पॉइंट को समझ गए, बहुत बढ़िया। अगर समझ गए, चलो हम फिर आगे मूव कर देते हैं हम लोग। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, बाय द सराउंडेड बाय द लिगेंड्स, क्योंकि हम जानते हैं स्फीयर के अंदर दो ही चीजें होती हैं, लिगेंड या सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि इसका नेचर कैसा हुआ है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है, यहां पे जरा देखिएगा आप, K2HgI4, K2HgI4 में Hg क्या है हमारा, सेंट्रल मेटल एटम है, और K2 क्या हमारा है बेटा, K2 क्या है, एक काउंटर आयन है, और I हमारा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक लिगेंड है, ठीक। चलो जल्दी से डिटेल में हम बेटा इसको समझते हैं, जरा देखिए। हाँ, अब चलो 2 पॉइंट समझिएगा, यहां से थोड़ा सा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है कि रेडॉक्स वाला नहीं, आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का ही खेल होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप समझिएगा ध्यान से। ऑक्सीडेशन नंबर है वही रेडॉक्स चैप्टर वाला, कि कितना चार्ज एज्यूम हो रहा है किसी आयन के ऊपर या किसी भी एटम के ऊपर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ चार्ज असाइन्ड बाय द सेंट्रल मेटल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक। चार्ज आप सभी को मालूम ही है। देखिए जरा, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया यहां पे, इस चीज को जरा देखना बेटा। ओके, देखो यहां पे क्या लिखा है, K2HgI4, K2HgI4 में पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, Hg का हमें निकालना होता है, सेंट्रल मेटल एटम का ही मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, और I क्या है हमारे पास, नेगेटिव लिगेंड है, -1 वैल्यू। तो यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एक पॉइंट याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो बेटा होता है ना, वो हमेशा एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, वो भी रोमन सिस्टम में लिखा जाता है, ठीक। तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर पूरा क्लियर कर लिया, ठीक है। जल्दी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, बहुत कम समय में पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 7 नंबर जल्दी से अचीव करना है। फिर यहां पे हमने नोट पॉइंट लिखा दिया, इसको याद रखिएगा, जो हमने जस्ट अभी बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज रिटेन इन द रोमन सिस्टम इन अ स्मॉल ब्रैकेट आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। चलो एक पॉइंट और भी आप समझ गए क्या, कि हम सेंट्रल मेटल एटम के बाद में छोटे ब्रैकेट के अंदर हम रोमन सिस्टम में ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे मेटल का, ठीक। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे तुरंत। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक होगी और टेलीग्राम की लिंक होगी, वहां से इसको आप ले लीजिएगा। ओके बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर जड़ है क्वेश्चंस की। ये जितने भी हमने क्वेश्चन इसमें लिखा है पीवाईक्यूज के, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर उसकी क्या रूट है। अगर ये नहीं आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला, बस समझ पाए रहे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है जरा उसको समझिएगा ध्यान से। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा समझो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है जरा इसको समझो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। बस समझो इस चीज को, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। लिगेंड्स ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है सेंट्रल मेटल एटम को, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। बस समझ पा रहे हो, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कि कितने इलेक्ट्रॉन नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए गए हैं लिगेंड से सेंट्रल मेटल एटम की वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लिखा है, बच्चे ने लिखा है, हमारे स्टूडेंट ने लिखा है, देखिए जरा। ओके देखो बेटा ध्यान दो जरा, K4FeCN6 में सेंट्रल मेटल एटम इसने लिख दिया है कि ये होता है, लिगेंड CN है इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6 आई। अब बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी वो देखते हैं, डायरेक्ट वो देखते हैं कि कितना बाहर लगा है, वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, और आंसर गलत हो जाता है। क्योंकि अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सा डेंटेट का लिगेंड है। तो CN एक क्या था, मोनोडेंटेट था, एक CN एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है सेंट्रल मेटल एटम को, तो 6 CN कितने देंगे, 6 देंगे, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6 हो गई। अच्छा यहाँ पे लिखा है एक CuEn का होल ट्वाइस डबल पॉजिटिव चार्ज, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं। EN इथाइलिन डायमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है बेटा, 0 होती है, ठीक। तो Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, 0। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं तो EN, देखो EN का लिखा है ट्वाइस, देखो जरा EN का क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस। तो अब आप समझ जाएंगे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, और आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि बेटा जरा इस चीज को देखो, देखिए इधर कि जो हमारे पास, एक सेकेंड वेट, ओके ओके, अरे जाओ यार इधर, हाँ ओके। देखिए बात समझो, जो EN है वो क्या है एक्चुअली, NH2 CH2 CH2 NH2, इधर एक लोन पेयर एक इधर लोन पेयर,
तो एक EN, इसी का नाम क्या है? इथाइलिन डाई अमीन। समझे? समझ रहे बेटा? ओके, तो देखो जरा यहां पे जरा देखो, अगर हम इसका कहें तो एक इथाइलिन डाइमीन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा? 2। तो 2, तो फिर 2 इथाइलिन डाइमीन कितने कितने देंगे? 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। बस कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी रूट थी। अब सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। चलो आगे मूव करते हैं। ठीक, आगे मूव करते हैं हम लोग। अब देखो कि लिगेंड का भाई क्लासिफिकेशन क्या है, कि कौन कौन से लिगेंड्स होते हैं। तो लिगेंड्स क्या होते हैं? इनसाइड द सेंट्रल मेटल एटम, सॉरी स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जनरली। हालांकि लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। अब कहोगे सर आपने बताया कि लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो उनके पास पॉजिटिव कहां से आएगा? पॉजिटिव वाले तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोलते हैं। लेकिन बेटा जब पॉजिटिव लिगेंड्स, कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं जैसे NO+, किसी इलेक्ट्रॉन रिच वाले लिगेंड के साथ जब जुड़ा होता है तो उसके अंदर उसका करेक्टर आ जाता है, जिसके कारण हम पॉजिटिव लिगेंड को भी एज अ कंसीडर कर लेते हैं लिगेंड। बात समझ गए? पॉजिटिव स्पीसीज को भी हम कंसीडर कर लेते हैं एज अ लिगेंड, लेकिन वो अपने क्लास 12 के इस लेवल पे नहीं पूछा जाएगा। यकीन मानो, केवल और केवल पूछा कौन जाएगा? पॉजिटिव और न्यूट्रल वाला। बहुत बढ़िया। तो ये इसको जल्दी से रिकैप मारेंगे हम लोग, क्योंकि लिगेंड भी इसका क्या है? रूट है। देखिए जरा ध्यान दीजिए बेटा। तो हम लोग अब क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, हमने बता दिया था। ओके, चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। ऐसे तो हमारा 10 चैप्टर हो जाएगा। ठीक, अभी देखो बस तुम पढ़ते रहो, जो मैं बताऊं बस पढ़ते रहो। उसके बाद तुम खुद कहोगे कि हाँ सर वही चीज आई जो आपने पढ़ा दिया था। ठीक है? ओके, तो देखो जरा, तो इसमें हमने लिखा पॉजिटिव लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं। NO+ को नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। H3O को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम बोलते हैं। NH2 को हाइड्राजीनियम बोलते हैं। हाइड्राजीन से मिलकर बना होता है। ठीक, ओके, तो ये पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, यकीन मानो, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, लेकिन कोई नहीं, हम बोल देंगे तो सर समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। जरा आप न्यूट्रल लिगेंड्स देखो, हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, देर देखो। H2O क्या है? H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसको हम बोलते हैं लिगेंड में एक्वा। ओके, NH3 में एमाइन, एमाइन में डबल एम रहेगा, याद रखिएगा। जब भी आप इसका नेम लिखेंगे तो उसमें एमाइन लिखेंगे, डबल एम। CO क्या है? देखो बच्चे ने गलत लिख दिया है, कोई नहीं, इसको काट दो। ये बेटा CO जो है ना, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। चलो लिख दे रहे हैं हम, सर लिख दीजिए, कार्बोनिल लिगेंड है। टेट्रा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। ठीक, तो ऐसे एक लिगेंड ये है पिरिडीन वाला, ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, न्यूट्रल लिगेंड्स पे चार्ज 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर जब भी निकालेंगे चार्ज इसका 0 ज्यूम कर लेंगे। बहुत बढ़िया। ये सर बहुत साल पहले मैंने केमिस्ट्री पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन वाली, काफी मतलब साल का मतलब कई मंथ हो गए थे, और आप हमारा क्विक रिवीजन करा दिए, इसके लिए धन्यवाद, है ना। चलो देखो 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 देखो, अब हम लोग न्यूट्रल लिगेंड के निगेटिव स्पीसीज की लिगेंड्स की बात करेंगे। OH को हम क्या बोलते हैं? चलो, OH को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइडो। Cl को हम क्या बोलते हैं? क्लोराइडो, यानी IDE कन्वर्टेड इनटू IDO। E को हटाओ, O को जोड़ो बस। Cn को क्या बोलते हैं? साइनाइडो। Nc को क्या बोलते हैं? NC आइसोसाइनाइडो। बस यही चीज याद रखो, एम्बिडेंटेड लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए Nc को हम क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइडो, और Cn को हम क्या बोलेंगे? साइनाइडो। ये एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब है जिसके पास 2 डोनर साइट हो, लेकिन वो जब किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े तो केवल एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी ये समझो खाली कि जो हम बता रहे हैं वो समझो। Br को हम क्या बोलते हैं? ब्रोमाइडो। I को हम क्या बोलते हैं? आइडाइडो। CO3 को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेटो, CO3 सल्फेटो, सल्फाइटो, नाइट्राइटो। बस यहां पे समझने वाली चीज है, यहां पे समझने वाली चीज है बेटा, बस यहां पे समझने वाली। देखिए जरा इस बात को गौर करिएगा। चलो ओके, ये देख लो जल्दी से देखो, ये जो ONO है, ये देखो दोनों जो हमने कर दिया ऊपर वाले। ठीक, इसको देखो जल्दी से। अरे सिट, ओ हो, कोई नहीं। कहां तक हम लोग पहुंच गए? अरे बहुत जल्दी हम लोग यहां पहुंच गए बेटा। चलो बहुत बढ़िया। देखो ये देखो जो मैं बताने वाला हूं, इसको देखो बेटा। जब भी आपको NO2 लिखा हो 1- और कभी भी ONO लिखा हो 1-, दोनों एक ही चीजें हैं, बस इसके अंदर N डोनेट कर रहा है, इसके अंदर O डोनेट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो N, और इसको नाइट्राइटो O। ये भी एक एम्बिडेंटेड लिगेंड का टाइप है। तो देखो आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड भी तैयार हो रहा है कि नहीं?
तो ऐसे ही आगे लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है? HCN, थायोसाइनाइटो, NCS, आइसोथायोसाइनाइटो, ये सब हम लोग पढ़ लिए। अब लास्ट का देखो, ये है OX, बेटा बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? OX। ऑक्सिलेटो, ये कैसे बनता है? ऑक्सिलिक एसिड से H हटा दो तो क्या बन जाएगा? C2O4 2 माइनस, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलेटो, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? OX। ओके सर, मजा आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं? एसीटेटो, क्या बोलते हैं? एसीटेटो। तो ये इतने अपने लिगेंड थे। अब हम लोग आगे देखेंगे, जस्ट इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। जरा देखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब है कितने डोनर एटम हैं, उसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी। ओके, कि कितनी, हाउ मेनी डोनर साइट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द लिगेंड, कितनी डोनर साइट्स हैं। साइट्स, नॉट अ साइड्स, साइट्स, ठीक है, जगह कितनी प्रेजेंट है। देखो, अब देखो, तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, बस मैं बता दे रहा हूं, जरा देखो, ध्यान से देखो। H2O कैसा लिगेंड है? चलो मैं कलर चेंज करता हूं सर, अच्छा अच्छा लिख दीजिए। H2O को हम क्या बोलते हैं? एक्वा, एक्वस नहीं है, एक्वा। और ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड है। ब्रोमाइडो, आइडाइडो, अमाइन, ठीक। डाइडेंटेड का मतलब है जिसके पास डेंटिसिटी कितनी हो? 2 हो, ठीक, जिसकी डेंटिसिटी कितनी हो बेटा? 2 हो। जैसे ऑक्सिलेटो, ठीक, जैसे ग्लाइसिनेटो, इस चीज को समझो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है GLY, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर GLY क्या है? ये ग्लाइसिनेटो है, NH2CH2 ग्लाइसिन से बना हुआ है। ग्लाइसिन से अगर H निकालेंगे तो ग्लाइसिनेटो हो जाएगा। थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर पढ़ाते हैं। तबीयत बस अभी अभी सही हुई है। अरे यार खुल जाओ, सॉरी बच्चों लेकिन गला काम नहीं कर रहा है सही से। अरे रे 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 खुल जाओ भाई। अरे रे, ओके गॉट इट, सॉरी बच्चों तुम लोग भी खा सकते हो ऐसे खरीद के। चलो ओके, अब हम लोग टाइडेंटेट की बात करेंगे, ठीक है। टाइडेंटेट का मतलब 3 दोनों साइड। टाइडेंटेट का क्वेश्चन नहीं आएगा, टेट्राडेंटेट का क्वेश्चन नहीं आएगा, पेंटाडेंटेट का क्वेश्चन नहीं आएगा, हेक्साडेंटेट का क्वेश्चन आएगा। बात समझ गए? ऊपर वाली तो खाली कहानियां हैं। हेक्साडेंटेट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेक्साडेंटेट में पूछा जाता है EDTA 4 माइनस, हालांकि पेंटाडेंटेट भी EDTA 3 माइनस होता है। चलो देखो, कहेंगे सर वाह वीडियो आपने अपलोड किया, मजा आ गया। चलो, EDTA का फुल फॉर्म रटो जल्दी से, इथिलाइन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। अब अच्छा देखो, अगर EDTA के ऊपर 4 माइनस चार्ज लगा होता तो ये फिर हमारा किसका एग्जांपल हो जाता? टेट्रा, इसका हेक्साडेंटेट लिगेंड का। अगर 3 माइनस लगा होता तो ये पेंटाडेंटेट बन जाता है। क्या? टेट्रा एसीटेटो मतलब एसिटिक एसिड से एसीटेटो। ये देखो लिखा हुआ है EDTA, 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 ओके, ये EDTA लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा इसको। क्या है, क्या है सर बता दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए तो मजा आ जाएगा। लो समझ लो, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे एक N लिखना है, यहां पे एक N लिखना है, बीच में आपको CH2 लगा देना है, बीच में एक CH2 लगा देंगे, ओके। और यहां से आपको CH2COO माइनस लगाना है। क्या लगाना है? इधर भी आपको क्या लगाना है? CH2COO माइनस लगाना है। इधर भी भाई क्या लगाना है? CH2COO माइनस लगाना है। इधर भी भाई क्या लगाना है? CH2COO माइनस लगाना है। टोटल चार्ज कितना हो गया? कितना हो गया? 4। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 6। देखो कैसे हुआ सर भी बता दीजिए, देख लो। एक एन डोनर ये करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, एक इधर का ऑक्सीजन करेगा, एक इधर का ऑक्सीजन करेगा, एक यहाँ का एन करेगा, एक इधर ऑक्सीजन करेगा, एक इधर ऑक्सीजन करेगा। टोटल कितना हो गया? काउंट करो, काउंट करो, काउंट करिए। +1 +2 +3 +4 +5 +6। डेंसिटी कितनी हो गई? 6 हो गई। ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड को आप ध्यान समझिएगा, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। कहोगे सर क्या है एम्बीडेंटेट? तो हमको मालूम हो गया। हाँ बिल्कुल मालूम हो गया, क्योंकि अभी हमने समझा दिया था कि ऐसे लिगेंड्स जिनके पास, ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स जिनके पास डोनर साइट 2 हो,
मतलब अपनी डोनर साइट का मतलब दो हो, लेकिन वो डोनेट जब वो किसी कॉम्प्लेक्स में जोड़ते हो तो वो एक ही डोनर साइट देते हो। तो देखो डेफिनेशन कितनी अच्छी सी लिखा दी है हमने। देखो देखो सर, सच टाइप ऑफ लिगेंड्स which have two or more donor atoms sites are present, ठीक है, during the formation of complex and they attached only the donor they attached only one donor site। देखो लिखने में थोड़ा इसको दिक्कत हुई है, कोई नहीं, ये क्या लिखा है, they attached only one donor site, वो केवल एक ही डोनर साइट अपना करें। तो देखो CN को क्या बोलेंगे, चलो बताओ, साइनाइडो, ओके। एनसी को क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइडो, एन भी कर सकता और सी भी कर सकता। ऐसे ही नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो ओ, ठीक। ऐसे ही थायोसाइनाइटो और आइसोथायोसाइनाइटो। तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। कभी अगर पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन सा एम्बिडेंटेड लिगेंड, NO2 क्या है, NO2 एम्बिडेंटेड है या नहीं है, ओके, ठीक, ओके। अब आगे देखो, रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये रूल आपको हम पढ़ा देते हैं, हालांकि बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो गलती नहीं होगी। बेटा सुन लो, 80% बच्चे गलती करते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लिए हैं तो गलती नहीं होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो हो जाएगी। बहुत सिंपल फंडा है, बकवास पढ़ना ही नहीं। आपके सर ने जो नोट्स लिखाया उसकी थ्योरी पढ़ना ही नहीं। मैं बहुत सिंपल देखो लिखा दिया हूं, देखो इधर, इतना सिंपल नोट्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि वो नहीं है, थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। पहला टाइप क्या होगा, हमने बताया कि भाई इधर काउंटर आयन जो होगा, एक सेकेंड, शुड हैव टू वेट ओनली, ओके। ये लिखा है C प्लस काउंटर आयन, इधर क्या होगा, काउंटर आयन, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इधर कौन सा होगा सर बता दीजिए, इधर नेगेटिव, इधर कौन सा होगा, पॉजिटिव, ओके। तो ये लिखा है राइट इट्स सिंपल नेम विदाउट इट्स नंबर। जो ब्रैकेट के इधर उधर होता है उसका हम केवल क्या लिखेंगे, सिंपल नेम। के है तो पोटेशियम, Na है तो सोडियम, इधर और उधर अगर हो Cl है तो क्लोराइड, सिंपल नाम, सिंपल, कोई नंबर नहीं लगाना, डाई ट्राई यूज नहीं करना, ब्रैकेट के बाहर वाले में कोई डाई ट्राई नहीं यूज करना, लेकिन एक न्यूट्रल होता है स्पेसिफिक, उसके लिए हम यूज करते हैं, अभी बताऊंगा, वेट। फिर देखो इधर क्या लिखा है, राइट इट्स सिंपल नेम विदाउट इट्स नंबर, नो नीड ऑफ एनी नंबर। इफ न्यूट्रल लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन द मेंशन इट्स नंबर। अगर न्यूट्रल लिगेंड में खाली H2O आता है जनरली, H2 अगर लिखा है 2H2O तो आप डाइहाइड्रेट लिख दीजिए, बस और कुछ नहीं। बात समझ गए, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया, अब हमें याद रहेगा। ब्रैकेट के इधर उधर कुछ भी लिखा है उसके अंदर हम उसका नंबर नहीं मेंशन करेंगे, उसके अंदर हम आइडो नहीं लगाएंगे, हम सिंपल नाम लिख देंगे। बस H2O को याद रखिएगा, अगर 2H2O बाहर लिखा हुआ है राइट साइड में तो उसके लिए हम डाइहाइड्रेट लगा देंगे। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ओके। अब बीच वाले की बात कर लेते हैं, जो कोऑर्डिनेशन इंटाइटी हमारी है उसके अंदर चीज क्या है, उसके अंदर समझिएगा। सबसे पहले हम लिगेंड, देन सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम के बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर काहे में लिखेंगे, रोमन सिस्टम में, वो भी किसमें, ब्रैकेट में, ओके। तो देखो कहानी हमने यहां पे लिख दिया, देखो राइट द नेम ऑफ लिगेंड विथ इट्स नंबर। लिगेंड के लिए नंबर लगाएंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसके लिए हम नंबर जरूर मेंशन करेंगे। 1 के लिए डाई, 1 के लिए मोनो, मोनो नहीं लगाते हैं, 2 के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, चलता रहेगा ऐसे, ठीक। फिर लिखा है देखो 2 के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। बहुत बढ़िया सर, समझ गए। आगे की कहानी जरा बता दीजिए, चलो वो भी सुन लो, जल्दी सुनो जल्दी सुनो, जल्दी जल्दी करते हैं, फिर उसके बाद तो हम लोग खींचेंगे ही, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वही क्वेश्चन सेम सेम रिपीट होंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे फिर बच्चे ने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे बच्चे होते हैं, ठीक। आगे चलो, ऑक्सीडेशन नंबर वही चीज है जो हमने बताया था कि रोमन सिस्टम में हम लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मेटल की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे हम लिखेंगे। लेकिन एक बात बेटा सुन लीजिएगा, ये जो हमने पॉइंट यहाँ पे लिखा है ये पॉइंट नॉर्मल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है पॉइंट, समझिएगा। सम लिगेंड्स कंटेन द डाई ट्राई टेट्रा ETC इन इट्स ओरिजिनल नेम। जैसे EN को हम जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बताओ मुझे जल्दी से, इथाइलिन डाईएमाइन। कहोगे सर अरे ये तो EN के नाम में ही डाई आ रहा है, कहां आ रहा है सर बताइए, ये देखो आ गया, ये देखो आ गया। तो इसके लिए हम कुछ एक नया कन्वेंशन यूज करेंगे। अगर ये EN का ट्वाइस लगा है तो उसके 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये लिख दिया हमने 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, इसको याद रखिएगा, ठीक। ये तो तुम नहीं बोलोगे कि अच्छा इसमें नाम आ गया है, ओके। चलो आगे मूव करते हैं।
तो अब देखो जरा सिंपल सा नाम देखिए, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कैसे लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। लेकिन समझो अगर निगेटिव आ गया, निगेटिव आएगा कभी नहीं, लेकिन अब समझ रहे तो समझ लेंगे। निगेटिव के लिए हम क्या लिखेंगे? स्फेयर के लिए है ये। सेंट्रल मेटल एटम का नाम कैसे लिखा जाएगा? बात समझो, अगर स्फेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या तो स्फेयर के ऊपर निगेटिव चार्ज एज्यूम होगा। तो अगर निगेटिव चार्ज स्फेयर है तो हमने लिखा है एड 8 एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन सिस्टमेटिक नेम। उसका जो नेम होगा उसमें हम 8 लगा देंगे, Fe में हम फेरेट लगा देंगे, Cu में हम क्यूप्रेट लगा देंगे, Pt में हम प्लेटिनेट लगा देंगे। समझ गए? समझ गए? जिंक में हम जिंकेट लगा देंगे, CO में हम कोबाल्टेट लगा देंगे, निकिलेट लगा देंगे। बहुत बढ़िया, आ गया सर। अब अगर स्फीयर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ नहीं, वही आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, सिंपल वही लिखते चले जाएंगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ओके, ये तो कॉर्डिनेशन तो बहुत जल्दी हमारा खत्म हो गया। चलो ठीक, अब यहां पे प्रैक्टिस है, एक दो मैं बता देता हूं, बाकी आप प्रैक्टिस तो कर ही लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आप कर लीजिएगा, आप तो सब क्वेश्चन आप जान ही गए हैं। इसे लिखा था ये, सबसे पहले हम इंटाइटी डिसाइड करेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जरा देखो, जब इसको आयनाइज करेंगे, ये वाले कंपाउंड को जब बेटा हम आयनाइज करेंगे, इस वाले कंपाउंड को जब हम आयनाइज करेंगे तो Cl बाहर चला जाएगा और इस स्फीयर के अंदर मतलब ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक बात याद रखिएगा, स्फीयर के अंदर का कुछ भी आयनाइज नहीं होगा, केवल बाहर का होगा, इधर हो चाहे इधर है। आपको पता है Cl पे नेगेटिव जाएगा तो भाई इंटाइटी पे हम कैसा एज्यूम करेंगे? पॉजिटिव। तो बस सेंट्रल मेटल के एटम नाम में हम कोई 8 नहीं लगाएंगे। तो इसका नाम देख लीजिए, सबसे पहले हम कैटायन नेम लिखते हैं, उसके बाद हम एनायन का नेम लिखते हैं। तो देखो जरा, बच्चे ने लिखा है 6NH3 लिखा है, CONH3 लिखा है। NH3 कितने? 6 के लिए हम क्या यूज करेंगे? हेक्सा एमीन। हमने कहा था NH3 है, माइन है, तो उसमें हम डबल M लगाएंगे, हेक्सा एमीन। कोबाल्ट हमने क्या मेटल में 8 लगाया? नहीं लगाया, कहा है क्योंकि इंटाइटी क्या है? पॉजिटिव है। कितनी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट है? देखो X प्लस NH3 क्या है? कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड है, 0। 6 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। सो यहां से वैल्यू जो निकालेंगे हम लोग, X की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जल्दी से? +3 आएगी। और लास्ट में क्या है? Cl के बीच कितने हैं? 3 के लिए हम डाइट्राई नहीं लगाएंगे क्योंकि स्फीयर के वो बाहर है। आ गया समझ में? चलो सर इसको छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगा। ओके बेटा, छोड़ दे रहा हूं। यहाँ पे प्रैक्टिस है, क्वेश्चन हो सकता है 1-2 में मिस्टेक हो क्योंकि बच्चे की पीडीएफ है, ठीक है, हमारे स्टूडेंट की पीडीएफ है, तो हो सकता है 1-2 में मिस्टेक हो। ये हमने प्रैक्टिस कराया है, ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2, 4, 10। इसके भी हम क्वेश्चन लास्ट में प्रैक्टिस कराएंगे। एक पॉइंट याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया, कुछ नहीं इसके अंदर, कुछ भी नहीं। होमोलिप्टिक कंपाउंड क्या होते हैं और हेटेरोलिप्टिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे स्फीयर, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक ही लिगेंड होता है होमो, एक से ज्यादा लिगेंड है तो हेटेरो। अरे वाह, आ गया हमें। देखो एग्जांपल देखिए बेटा, ये लिखा है K3Cr, एक लिगेंड, इसके अंदर देखो Cl2 भी है, H2O भी है, तो एक से ज्यादा लिगेंड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बोलिए जल्दी से। हेटेरोलिप्टिक कंपाउंड। ओके, हटा दो इसको, फिनिश कर दो सर, हो गया। ये क्वेश्चन आप याद करके जाइएगा, यहां से भी एक एमसीक्यू पूछने के चांस हैं कि रेटिंग लिगेंड से स्टेबिलिटी का आता है क्वेश्चन, या कभी कभी आ जाता है। इसमें देखो हमने पहला ही लिख रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट यू मीन बाय द चिलेट इफेक्ट, गिव एग्जांपल एंड व्हिच वन इज मोर स्टेबल। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है, चांस है इसके। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएंगे, वही वाले। चलो देखो, आप समझा दीजिए सर। बेटा चिलेटिंग ये ग्रीक वर्ड है, चीला से मिलकर बना हुआ। चीला का मतलब होता है क्रेब्स क्ला, फॉर्मेशन ऑफ रिंग। जो केकड़ा होता है वैसे पकड़ता है, इधर से एक रिंग बना देता है, ऐसे पकड़ता है, ठीक। तो जो कंपाउंड रिंग बना देते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, तो चिलेटिंग का मतलब यही है, ठीक। तो यहाँ पे कहानी लिखी हुई है, पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आप दिमाग में रखिए, वहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है, कि ऐसे लिगेंड्स जो क्या करें, कॉम्प्लेक्स बनाते समय एक रिंग फॉर्म कर दे, फॉर्मेशन ऑफ रिंग कर दे, और वो कंपाउंड होकर स्टेबल हो जाते हैं, बात खत्म। ओके ओके सर, ये तो हमें आ गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा, उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है सभी बच्चों का। देखिए, CuEn का होल ट्वाइस, डबल पॉजिटिव। ओके, अब En क्या है हमने बता रखा है, NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है, बात समझ गए। बहुत ये यार, इसमें शादियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, रिकॉर्डिंग में ये सब आ जाता है। ओके बेटा, सॉरी, ठीक है। तो ये कैसे बनाता है? ऐसे बनाता है, ये हुआ Cu, ये हुआ NH2, ये हुआ CH2, ये हुआ CH2, इधर हो गया NH2, N ने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? कॉपर के बीच में, कॉपर के ऑर्बिटल के अंदर, ये हो गया NH2, ये हो गया CH2,
ये हो गया CH2। देखो कितनी सुंदर सी रिंग बना दिया। देखो देखो देखो, ये रिंग बन गई, इधर एक रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई, तो स्टेबल ज्यादा हो गया। अब क्वेश्चन एक देखो, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा लिगेंड ज्यादा स्टेबल। जैसे मान लो ये लिखा होता और ये लिखा होता CuCN का, ऐसे लिखा होता, या इसको हटाओ, ये लिगेंड नहीं है, लेकिन आप कहोगे सर आपने क्यों बता दिया जब है नहीं। ठीक, एक ये वाला जरा देखो, ऐसे लिखा होता K4FeCN का होल 6। इसके अंदर ये CN कैसा लिगेंड है मुझे बताओ, मुझे बताओ जल्दी, CN कैसा है? मोनोडेंटेट लिगेंड है, और जो कि नहीं, फार्मेसन रिमूव करता ही नहीं है। बात समझ गए? तो बस सर्च रेटिंग तो हमें आ गया, बहुत बढ़िया। इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं कि बच्चे हमारे बढ़िया करके। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट में कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन इससे नहीं आएगा इस बार। हालांकि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट का यहाँ पे दोनों में फर्क लिखा हुआ है। ठीक है, डबल सॉल्ट क्या होता है? अगर किसी सॉल्ट को हम पानी के अंदर घोल दें, वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, और जब आयन से बहुत सारे ब्रेक हो जाएंगे तो उन आयन से हम उस डबल सॉल्ट का पता ना लगा पाए, यानी उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाए, आइडेंटिटी उसकी खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। और सिंपली कोऑर्डिनेशन सॉल्ट में क्या फर्क होता है? कोऑर्डिनेशन सॉल्ट को अगर हम एक्वस में डिसॉल्व करेंगे तो अपने सिंपलर आयन में टूटेंगे, बहुत बेसिक आयन में टूटेंगे। ठीक है, 2 ही आयन में टूटेंगे, और उन आयन को अगर हम देखें और जोड़ दें, पता करें अरे ये तो हमारा ये वाला सॉल्ट है, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। क्या बोलते हैं? यानी कि जब उनको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। तो यहाँ पे 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा किस लाइन में कौन होता है, ये वाला एग्जाम्पल आपको याद रखना है बस। मोहर साल्ट हालांकि आपको तैयार है, फेरस अमोनियम सल्फेट, और इधर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले सकते हैं। ठीक है सर, आ गया, बहुत बढ़िया। पोटासियम भी ले सकते हैं, फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O, जो बचपन में पढ़ाया गया था खूब, फिटकरी का सूत्र, इसको हम बोलते हैं पोटासियम इंग्लिश में। ओके, मोहर साल्ट, पोटेशियम, सॉरी फेरस अमोनियम सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? मोहर साल्ट। ये फार्मूले लिखे हैं दोनों के, पढ़ लीजिएगा। तो समझ गए, एग्जांपल समझ गए, बहुत बढ़िया। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी जल्दी देखेंगे हम लोग, बहुत जल्दी देखेंगे, बहुत कम समय में देखेंगे बेटा। ठीक, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी से एक क्वेश्चन पक्का आएगा 2 नंबर में, लिख के ले लो मुझसे, लिख लो, स्टाम्प पेपर पे लगा लो, लगा लो, बता दिया हूं, लगा लो तुम। इस बार ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आएगा वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी का। कैसा आएगा मैं अभी बता रहा हूं। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या है? एक्चुअली जो अल्फ्रेड वर्नर है वो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, यानी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो रचयिता है ना, वो अल्फ्रेड वर्नर ही है। तो इनकी कहानी तो हमें पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने कह दिया, सिंपल में बताता हूं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मॉडर्न केमिस्ट्री है। इन्होंने कहा कि हर एक कॉम्प्लेक्स 2 वैलेंसी को दिखाता है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है, बात खत्म। प्राइमरी वैलेंसी के क्या क्या पॉइंट है और सेकेंडरी वैलेंसी के क्या क्या पॉइंट है, वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हालांकि ये स्टार्टिंग में कोबाल्ट एमाइन कॉम्प्लेक्सेस लिए, लेकिन बेटा इतना अपने पास आज टाइम नहीं है कि नहीं? और हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो को तुम आगे बढ़ाओ और तब देखो, तब करो, तो मतलब नहीं है इस चीज को। ठीक, ओके, चलो। तो यहां पे कहानी लिखी, इसको पढ़ लीजिएगा। ये समझो पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी से एक क्वेश्चन आएगा, हालांकि डेफिनेशन नहीं आएगी, क्वेश्चन आएगा। मैं भी बताता हूं, यहां पे 3-4 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। प्राइमरी वैलेंसी का पॉइंट क्या है जरा उसको समझो, जल्दी जल्दी समझेंगे। उन्होंने कह दिया कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर को बताती है। अगर तुम्हें प्राइमरी वैलेंसी पता करना है, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ऑक्सीडेशन नंबर सर हमको आता है, बहुत बढ़िया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, प्राइमरी वैलेंसी हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। अरे वाह, समझ गए, बात समझ गए। सेकेंडरी वैलेंसी निकालो, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या थी? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डोनेटेड बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम या टू द वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। बात समझ? अरे वाह। तो अब जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, इट इज आयनाइजेबल प्रेजेंट आउटसाइड। अब आयनाइजेबल है तो ये या तो इधर प्रेजेंट होगा, तो इधर प्रेजेंट। जो काउंटर आयन हमने सिखाया था ना, इधर और इधर, लेफ्ट और राइट, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। इधर उधर इधर उधर, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। यहाँ पे लिख दिया है, देखो जरा। अब ये भी नहीं है कि इधर वाला भी सब, इधर वाला भी क्या, दोनों तो नहीं लेंगे। तो लिखा इट इज अ, देखो समझो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को समझो। इट इज अ, एक सेकेंड, इस, हाँ देखो, ionizable and it is present outside of the coordination sphere and satisfied the negative ions। बस यही पॉइंट याद रखिएगा कि ये नेगेटिव आयन से होता है, यानी काउंटर आयन जो हमारा लेफ्ट में था उसको हम कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे जनरली। ओके, इधर क्या होगा? जो अब भाई अगर वो आउटसाइड है तो ये इनसाइड प्रेजेंट होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर है तो भाई अंदर तो होगी ही। ओके ओके, अगला पॉइंट समझो, अभी यहीं से क्वेश्चन तुम्हें करा देंगे बेटा। ये समझो,
इट इज ए नॉन डायरेक्शनल। जब कोई बाहर लगा, इधर उधर कहीं लगा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी यार? कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी उसकी, तो वो नॉन डायरेक्शनल है। और जो नॉन डायरेक्शनल होता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वो ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं कर पाता है, वो खाली जहां लगा दो वहां लगा दो, खत्म कहानी। ठीक, तो वो क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? डायरेक्शनल होता है। अगर डायरेक्शनल है तो ये तो भाई क्या कहेगा, मेरे पास डायरेक्शन है, मेरे पास तो एम है कि मैं 90 में 90, 70 में 70 लाऊंगा, तो फिर वो क्या करेगा? 70 में 70 लाएगा। और जो बिना एम वाला है कि ऐसे में जाऊंगा, फिजिक्स का पेपर खराब हो गया, केमिस्ट्री का पेपर भी खराब हो जाएगा, उनके लिए फर्क नहीं पड़ने वाला। तो तुम लोग क्या हो? डायरेक्शनल हो। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? तुम लोग हो डायरेक्शनल, आप लोग हैं। समझ गए? ओके, वाह सर, ये तो हमें समझ में आ गया, आप जीवन में नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और ये क्या होता है? रिप्रेजेंट बाय सॉलिड लाइंस। जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो सॉलिड होता है। काहे? क्योंकि वो उसी से तो सब हो रहा है, वो सॉलिड बंदा होता है, झूठा नहीं होता है। और ये क्या होता है? बेकार बेकार होती है। यानी कि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट अगर किया जाए तो वो प्राइमरी वैलेंसी है, और सेकेंडरी वैलेंसी को हम एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसी लाइन, देखो देखो देखो, ऐसी लाइन सॉलिड लाइन। और डॉटेड लाइन क्या होती है बेटा? ऐसे 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 ऐसे। समझ गए? बस समझ गए। अब अगर तुम ये पॉइंट समझ गए हो तो अब आप क्वेश्चन कर लेंगे। देखो बेटा, 7 नंबर कम नहीं होते हैं, 7 कम नहीं होते, समझ लीजिएगा। बस यही इसका एप्लीकेशन देख लो। वर्नर का क्या एप्लीकेशन है? कोबाल्ट मेन कॉम्प्लेक्सेस। मान लो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स था COCl3.6NH3 AgNO3 एक्सेस के साथ किया गया, AgCl 3 मोल प्रेसिपिटेट मिले। पूछेगा कि भाई इसका आईपीएससी नाम बताइए कॉम्प्लेक्स का। ये कहेगा एक कंपाउंड दिया होगा ओपन ओपन, ओके, उसके अंदर AgNO3 डालेगा और कहेगा 2 मोल हमको AgCl के मिले। आप उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाओ, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम बताओ, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, उसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, और उसका मुझे आईपीएससी नेम बताओ। मिल जाएंगे 2 नंबर तुरंत कहीं से। मिल गए 2 नंबर, हो गए आपके 2 नंबर पक्के। चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन करा दें भाई? करा देते हैं सर, साथ ही साथ में हमको करा दीजिएगा क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ गए? ओके, बहुत बढ़िया। अब देख लो, ये हमने इधर स्लाइड कर दिया, ये अपना आ गया चार्ट जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बनाया है। ओके सर, थैंक यू। देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन अब आप कर लेंगे क्या? बोलो मुझे, बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या? बताओ 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 बताओ। चिलेटिंग लिगेंड क्या है? एग्जाम्पल के साथ आपको मालूम है। स्टेबल कौन होगा? कॉम्प्लेक्स, 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं उसमें, जिसमें चिलेटिंग लिगेंड होगा, जो रिंग बनाएगा, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे? स्टेबल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ओके सर, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और देखो जरा, वर्नर पर का देखो। ये देखो जरा, ये क्वेश्चन लिखा है, बस आ गया सर। आगे आपका जो एग्जाम में लिख के क्वेश्चन आ रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 4 लिख के आ रहा है, देखो क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे पूछा जाएगा, PtCl2 2NH3 डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3। ये कॉम्प्लेक्स AgNO3 के साथ एक्शन नहीं करता है, तो इसका आप फार्मूला लिख के दिखा दीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। ठीक, देखो जरा कैसे होगा बेटा। जब मैं यहां लिख दे रहा हूं, कलर में आपके लिए ऐसा कर लिख लेता हूं। चलो देखो बेटा, देखो जो Pt है Cl2.2NH3, इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराया जाता है, तो इसने कुछ नहीं दिया, तो इसका नेम क्या होगा? तो बस सब अंदर भर दो। ये हो गया Pt, हम ऊपर वाले क्वेश्चन को नीचे लिख रहे हैं, बात समझ रहे हो? Pt, चलो ऊपर लिख देते हैं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, और सर हम कहां से कहां उतारें। चलो देखो, ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक, देखो जब इसने कोई AgCl का मोल ही नहीं दिया, तो जितना भी कॉम्प्लेक्स होगा कुछ आयनाइज ही नहीं हुआ, इसका मतलब कोई भी आयन बाहर नहीं होंगे, सब स्फीयर के अंदर कर दो बस। देखो तो इसका कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा? PtCl2NH3 का होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ओके सर, अब बता दीजिए, 4 चीजें बताओ मुझे जल्दी से। कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया, जब कोई मोल नहीं आया तो कोई भी आयनाइजेशन नहीं हुआ, सब अंदर हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी मुझे बता सकते हो? यस, बता सकते हैं। देखो कितनी आएगी, कितनी आएगी, देखो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानेंगे? जिसकी निकालना होता है उसको हम क्या मानते हैं? X प्लस एक Cl पे कितना चार्ज? -1, और एक अमोनिया कितना चार्ज? 0, क्योंकि वो न्यूट्रल सन आपने बता दिया, 0 = 0। सो X = की वैल्यू कितनी आएगी? -2, यानी इज इक्वल टू में क्या जाएगा? +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? NH3 भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है, कितने? 2 NH3।
तो दो वहां की ऑक्सीडेशन स्टेट, दो यहाँ की Cl की, तो कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, 4 हो गई। समझ गए, वाह समझ गए, क्वेश्चन हो गया। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला इसी पे एक बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आया है तो मुझे बताओ। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है CrCl3.6H2O, कह रहा Ag और O3 के साथ इसको मिक्स किया गया है, 2 मोल हमें AgCl के मिल रहे हैं। तो आप मुझे बता दीजिए स्ट्रक्चर इसका बता दीजिए, इसका आईपीएससी नेम बता दीजिए। ठीक, ओके, तो चलो मैं बता देता हूं। तो ये कॉम्प्लेक्स था CrCl3.6H2O, Ag और O3 के साथ 2 मोल दिया, चलो 2 मोल NO3 के साथ 2 मोल दिया, इसका मतलब AgCl के 2 मोल प्रिसिपिटेट किया। रिएक्शन लिख देते हैं, देखो लिख देते हैं रिएक्शन, Cr थोड़ा चमका देते हैं, चलो नहीं चमका रहे हैं, Cr ओके, कहां गया, ओके, Cl3.6H2O, जब ये Ag और O3 के साथ रिएक्शन किया गया तो इसके 2 मोल हमें AgCl के मिले होंगे। तो 2 मोल इसके मतलब इसमें से 2 Cl बाहर कर दो, बाकी सब अंदर कर दो, जो भी मटेरियल सब अंदर कर दो। चलो तो क्या बनेगा मुझे बताओ, क्या मिलके क्या बनेगा, Cr बनेगा। हमारे पास क्या है, Cr है। कितने H2O हैं, कितने H2O होंगे मुझे बताओ जल्दी से, 2 मोल ऑफ AgCl के मिले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो बचे हुए Cl हैं वो अंदर लिखो। ठीक, तो चलो हम लिखते हैं, 2 मोल AgCl के निकल गए, तो ये हो गया H2O। कितने H2O हैं बोलो जल्दी से, कितने हैं, 5, एक हो गया Cl अंदर, बाकी सब Cl2 बाहर हो गया। हालांकि कंपाउंड ही गलत है, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, 6 और 3, हाँ सॉरी मिस्टेक हुई, सॉरी 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 सॉरी, कोई नहीं, ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे 3 मोल ऑफ AgCl लिखा हुआ है। ओके कोई नहीं, कि 3 मोल ऑफ AgCl है। ठीक, तो इसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, यानी 3 Cl बाहर कर देना है, सब H2O अंदर, तो कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा बेटा, Cr H2O का होल 6, और बाहर कितने Cl, 3 Cl। ठीक, गुड, ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ मुझे, हेक्सा एक्वा, पॉजिटिव है Cr तो हम सिंपल क्रोमियम लिखेंगे, लास्ट में क्लोराइड लगाएंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 3rd। क्या नाम हो जाएगा बताओ जल्दी से, मैं आप लिख दे रहा हूं, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 3rd, और फिर क्या लिखेंगे लास्ट में, क्लोराइड। बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और इसी पे बेस्ड, एक क्वेश्चन और बेस्ड। चलो अगर तुमने समझ लिया तो इसको बताओ मुझे। ऐसे ही क्वेश्चन कहा है कि भाई हमारे पास PtCl4 है, 6NH3 है, इसको Ag के साथ रिएक्शन कराया गया है, तो हमें 4 मोल ऑफ AgCl मिले हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सॉरी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, आईपीएफई नेम क्या होगा, कोई बात नहीं जान जाएंगे। हम सर ने बताया कि जितने 4 मोल हैं तो इसका मतलब कि Ag के साथ 4 मोल निकल गए होंगे, यानी 4 मोल AgCl मिले होंगे, यानी Cl चारों के चारे बाहर चले गए होंगे, तभी तो मिला होगा, जो आयनाइज होगा वही तो मिला होगा ना। तो इसका क्या हो जाएगा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स, चलो मुझे बताओ, मैं यहाँ लिख दूं साफ साफ, देखो इसे क्या हो जाएगा, PtCl तो सब बाहर निकल गए क्योंकि चारों मोल थे, NH3 कितने हो गए, 6 बचे हैं अंदर, और बाहर Cl कितने लिख दे सर, 4 लिख दीजिए, हो गया। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी बताओ मुझे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगी, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, +4 आएगी, हो गया। नाम क्या हो जाएगा, हेक्सामाइन, ऑक्सीडेशन जो स्फेयर है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सामाइन प्लैटिनम, ब्रैकेट में कितना 4, और फिर क्लोराइड। बहुत बढ़िया, हो गया सर क्वेश्चन। तो ये आप ऐसा क्वेश्चन एक वन और कोऑर्डिनेशन थ्योरी से आपको मिलने वाला है, लिख के ले लो मुझे, ठीक है। तो इसमें आपको वन और कोऑर्डिनेशन का नहीं है, अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन। चलो फिर वहीं पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक बेटा। तो ये वन और कोऑर्डिनेशन थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन आपको मालूम होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन खाली 2 ही का पढ़ना, तीसरे का चौथे का कोई पढ़ना नहीं है, इसमें हमने लिखा सब दिया है। सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बस हाइब्रिडाइजेशन, इसके अलावा कोई नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यहां पे लिखा हुआ है, और यहां पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दोनों का हम समझ लेते हैं, आप समझो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 dsp2। sp3 की जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, और dsp2 का होगा स्क्वायर प्लेनर होगा। ये यहां पे स्ट्रक्चर बने हैं दोनों, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आओ,
दो ही ऑपरेशन पॉसिबल है, या तो sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा। दोनों की सेम ज्योमेट्री क्या होगी, दोनों की सेम होगी, अक्टाहेड्रल होगी। चलो बहुत बढ़िया, कैसे होगा मैं बताता हूं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्चुअली क्या बताता है कि मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है, मेटल और लिगेंड के जो बीच का बॉन्ड है, देखिए जरा समझो इस चीज को, ये क्या बताया है जरा इसको समझो। ठीक है, तो टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, अगर दो चीजें बताना हो, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर बताने के लिए वीबीटी आई। ठीक, पोस्टुलेट इसके लिखे गए हैं यहाँ पे। ठीक, ये कहानी इसकी वीबीटी पे कभी कुछ वो नहीं आएगा, थ्योरी नहीं आएगी, क्वेश्चन आएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये पॉइंट अगर पता है तभी आप रिएक्शन कर पाओ, तभी आप इसका क्वेश्चन कर पाओगे। बात समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो हम लोग इस पे मूव कर देंगे तुरंत। देखो बेटा, तो पोस्टुलेट हटाओ, पोस्टुलेट के में लास्ट का पॉइंट आप खाली पढ़ लीजिएगा बस, ये दो पोस्टुलेट आपको याद रखना है बस। ये चीज देखो, ये चीज देखो, जल्दी देखो। अगर लिगेंड n-1 डी ऑर्बिटल को यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है उसमें कॉम्प्लेक्स के बॉन्डिंग में, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सर समझ में नहीं आया, अगर डी ऑर्बिटल यूज हो रही है पहले तो उसको बोलेंगे इनर, अगर डी नहीं यूज हो रही है, 3D नहीं यूज हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे आउटर। यानी कि लास्ट वाले से एक कम वाला, जैसे 4s है 3D, तो ये हो गया n-1 3D, और 4s क्या है n, n बराबर 4, तो सर n-1 कितना होगा, 4 - 1 = 3। तो बस समझ गए, n-1 क्या है, समझ गए सर। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। स्पिन पेयर्ड का मतलब है कि ये अंदर ही भर जाते हैं, इधर से आके उसमें चला जाता है, और ऐसे को हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। बात समझ गए हो, क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। बहुत बढ़िया। अगर लिगेंड यूटिलाइज कर रहा है, देखो इसमें बच्चे ने गलती लिख दिया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा बेटा। ये चीज जो लिखा है ये n-1 डी नहीं है, एनडी लिखा है, एनडी क्या लिखा है, सिंपली एनडी। ऑर्बिटल अगर यूज कर रहा है तो वो क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक मोमेंट का क्लास 10th में आपने 11th में पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2। सर सही से लिख दीजिए, लो भाई लिख दिया, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2। बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है बीएम, क्या होती है, बीएम। ओके सर, ठीक है। तो ये इसके थे पोस्टुलेट्स। अब हम आगे मूव करेंगे तुरंत। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, पीबीडी का क्वेश्चन आना ही तय है, आएगा ही आएगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें वीक फील्ड लिगेंड यहां तक यहां है, और ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स है। जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनके अंदर कोई भी पेयरिंग नहीं होती, उनके पास एनर्जी इतनी नहीं होती है जो पेयरिंग करा पाए। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग जबरदस्ती करा देते हैं, जबरदस्ती करा देंगे। ठीक है, चलो ये याद रखिएगा, सीओ सीएन याद रखिएगा, और इधर तुम सीएल वगैरह याद रखो, 3-4 इसी से क्वेश्चन आएगा, बाकी तो कहानी लिखी है। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स है, इसको आप पढ़ लीजिएगा बस। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा सर, ये वाला क्वेश्चन आएगा। अरे एक सेकेंड बेटा, चलो हम लोग वहीं जाते हैं तुरंत। कौन सा क्वेश्चन आएगा आप बता दीजिए मुझे, वही हम कर लें। लो भाई बता दिया हमने क्वेश्चन, ये देखो जरा। ठीक, ओके, चलो ये हमने स्लाइड कर दिया। क्वेश्चन कौन सा आएगा जरा वो बता दो। सर इसमें बहुत नीला पीला कर दिए हो, इसको हटाओ। ओके बेटा, ये हम इसको रिमूव कर दे रहे हैं। ओके, फिर आप हमें क्वेश्चन बता दीजिए कि इसके अंदर कौन से क्वेश्चन है वो। लो रिमूव कर दिए सर, आप जैसा चाहो। ठीक, ये हमने रिमूव कर दिया। सॉरी बच्चों,
चलो ये क्वेश्चन देखो आ रहा है, रट लो, क्वेश्चन आ गया यही। इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा NiCl4 माइनस, क्या लिखा, चलो भाई पूरा लिख दो, चलो हम पूरा ही कर दे रहे हैं इसको। ओके, ऊपर तो कुछ इसका क्वेश्चन नहीं है ना, ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, यहां से क्वेश्चन इसका बीबीटी का स्टार्ट होता है। लेट्स सी गाइस, थोड़ा और इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। अब देखो, अब देखिए क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, NiCl4 माइनस पैरामैग्नेटिक while the NiCO4 is diamagnetic through the both are tetrahedral y। या दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि FeCN6 4 माइनस FeF6 3 माइनस का जो है आप पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक करेक्टर बताइए, बात खत्म, समझ गए। तो आप इन दोनों को जरूर करिएगा, NiCl4 माइनस और NiCO4 का स्ट्रक्चर कैसे होगा वो बच्चे ने किया होगा, मैं जस्ट वहीं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यानी कि अपने लोगों को ये दो क्वेश्चन 6 और ये वाले फिट हो गए, हो गया ठीक। अब जरा देखो, हम लोग वहीं चलते हैं और डायरेक्ट कर देते हैं इसको। बड़े यार गाना अच्छे गा रहे हैं। याद कर लो, NiCO4 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। कैसे होती है देख लो, देख लो, ये यहां पे दिख नहीं रहा होगा, NiCN4 लिखा है, क्या लिखा है, NiCN का होल 4 प्यारे बच्चों, और ऊपर लिखा है 2 माइनस। मुझे बता इसकी एक्सीलरेशन क्या होगी, x प्लस 4 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, बोलो बोलो क्या निकल के आएगा, -0। क्यों -0 तो हो ही नहीं सकता भाई, कितना चार्ज ऊपर दिया है, 2 दिया है, तो बेटा -2 इधर कर दो, -2। सो x की वैल्यू कितनी आएगी, +2। तो Ni का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे +2 वाला, तो क्या निकल के आएगा, बोलो। यहां पे लिखा है 3d8, ये हुआ 4s2 और 4p0, 4p0। ओके, 3d में कितने ऑर्बिटल होती हैं, ये देखो 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, सर भरे हुए हैं, ये देखो 1 2 3 4 है ना, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर। अब देखो Ni2+ का करोगे तो 4s, Ni का 28 होता है, तो Ni का जब 2+ का करोगे तो 4s2 बेटा नहीं आएगा, ठीक है। तो 4s2 नहीं आएगा, यानी 4s के अंदर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। चलो देखो सर लिख दीजिए, लिख दीजिए 0, देखो भाई लिख दिया हमने 0, तो ये हो गया 4s0। अब ये है Cn, हमारा कैसा लिगेंड है, Cn कैसा लिगेंड है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल एटम की तरफ बॉन्डिंग के लिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड। चलो बहुत बढ़िया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हैं आप, ये वाला, ठीक, ये वाला क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। कहां हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा। Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो देखो बेटा, अगले में जो हमने क्रॉस दिखाया है, ये हमारे Cn के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी यहां तक देखो पूरा हो गया। अब डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैसे बताया जाता है, समझो। NiCO4 डायमैग्नेटिक है कि NiCl4 माइनस डायमैग्नेटिक है, कैसा है जब लिगेंड जुड़ जाए तब हम देखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां अगर आप देख लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आप इसको पैरामैग्नेटिक बोल दोगे, नहीं, यहां पे आपको देखना है नीचे, ठीक है। आफ्टर द पेयरिंग कहां देखना है सर, यहां देखना है। अब क्या हुआ, देखो क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, देखो भाई, इसके अंदर एक ऑर्बिटल खाली हो गई, डी हो गया, इसके अंदर एस हो गया, इसके अंदर 2 पी में चला गया। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 4 लिगेंड थे। तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या हो गया, DsP2 स्क्वायर प्लेनर। DsP2 के लिए बताया था क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 0 0, क्यों, क्योंकि भर गया। तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 आएगा। ओके सर, ये तो सब एक ही जगह पे हमको मिल गया कंटेंट पूरा, यस। और ये इसकी स्क्वायर प्लेन की क्या होती है, ज्योमेट्री है, देखिए हो गया। दूसरा NiCl4 का जब करोगे तो Cl यहां पे अब कैसा है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, कैसा है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड जो है वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, और जब पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो जो Cn है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक ही में जाएंगे, तो फिर वो जुड़ नहीं पाएगा। तो इस वाले जरा केस देखो, सेम वही चार्ज आएगा, 3d8 आएगा,
4s2 आएगा। ठीक है, ठीक, ओके, समझ गए। तो यहां पे क्या होगा, sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो sp3 का मतलब क्या है कि ये हो जाएगा बेटा, ठीक, ओके। तो ये होगा टेट्राहेड्रल। ये वाला क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, ये वाला। NiCl4 2 माइनस पैरामैग्नेटिक है, लेकिन NiCO4 डायमैग्नेटिक है, क्यों? तो अब इसका आपको जवाब, अभी पीछे क्वेश्चन हमने लिखा था, इसका जवाब आप मुझे बताइएगा, आ गया कि नहीं आ गया। नहीं आ गया फिर भी आप प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है, क्योंकि ये होगा ही होगा। हम लोग स्पीड में इसको कवर कर रहे हैं, टाइम बहुत कम है, 9:07 हो गया, ठीक, ओके, गॉट इट। यस सर, आज तो हमें पूरा कोऑर्डिनेशन के 7 नंबर ही आप दिला के मानेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, ठीक। तो ये सब देख लीजिएगा। NiCO4 रट लो, टेट्राहेड्रल होगा। CO स्ट्रांग फील्ड है, सोचोगे कि सर इसके अंदर dsp2 होगा, गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि 4s2 के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, d के अंदर आ जाते हैं, तो पूरा का पूरा भर जाता है वो, तो sp3 हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। याद रखिएगा, sp3 के लिए ज्योमेट्री जो आएगी वो क्या आएगी, टेट्राहेड्रल आएगी, बस। उसके अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन जब होंगे नहीं तो बेटा उसका डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे, सो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। समझ गए, बहुत बढ़िया बेटा, ये बात तुम्हें समझना पड़ेगा, नहीं समझे हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम क्वेश्चन एकदम फोड़ के आओ। यहाँ इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे क्वेश्चन हेक्सा के लिए हैं, वो भी आप कर लीजिएगा। ये लिमिटेशंस लिखी हैं। CFT 100% क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन CFT। देखिए CFT का कुछ नहीं है, बस एक स्प्लिटिंग आती है कि आप इसका कर दीजिए। बहुत बढ़िया, लीजिए सर, पढ़ लीजिए। CFT क्या है, HB3B ब्लैक ने दिया था और वो कुछ नहीं बताता है। यही है कि जो लिगेंड को अज्यूम किया गया पॉइंट चार्जेस की तरह, और ये माना गया कि भाई सेंट्रल मेटल आइटम के बारे में ही सब बताया गया कि निगेटिव लिगेंड्स को हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मान लेंगे, सॉरी निगेटिव चार्ज पॉइंट बोल देंगे, और न्यूट्रल को हम डाइपोल मान लेंगे। डाइपोल में 2 पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, सर एक को हम उसको पॉजिटिव मान लेंगे, या जुड़ा होगा तो उसको नेगेटिव मान लेंगे, ठीक। तो ये कहानी है, इस पर टाइम ना वेस्ट करो, कि कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। स्प्लिटिंग देखो, बस स्प्लिटिंग देखिए, बस स्प्लिटिंग आपको देखना है और कुछ नहीं देखना है। और ये स्प्लिटिंग का डायग्राम में भी कभी कभी पूछा जाए, हम तो क्वेश्चन बताएंगे ये पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए। इसमें है कि कुछ नहीं, डी ट्रांजिशन, बस और कुछ नहीं। ये डी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक के अंदर सारी ये लिखी हुई है, dxy dy z dzx और जो भी dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। जब लिगेंड बढ़ेगा तो उसमें एक्साइटेशन एनर्जी होगी, तो उसकी ऑर्बिटल क्या हो जाएंगी, इमेजिनरी। हम मान लेंगे कि उनकी एनर्जी बढ़ गई होगी, तो ये हमने एनर्जी बढ़ा दिया, पांचों की बढ़ा दिया सर एनर्जी, ओके। फिर क्या हुआ, जब वो बढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, तो क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, 2 ऐसे 4 ऐसे। तो ऐसे वाले जब बढ़े तो क्या हुआ, उनकी एनर्जी ज्यादा हो गई, उसकी कहानी ज्यादा बड़ी है, जरा इसको समझो सिंपली। वो स्प्लिटिंग ऐसे होगी, 2 ऑर्बिटल ऊपर चली जाएंगी, 3 ऑर्बिटल नीचे चली जाएंगी। इन ऑर्बिटल को हम बोलेंगे T2G, इनको हम बोलते हैं इजी, डबली जनरेट और ट्रिपली जीरेट, ठीक। और बीच का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं सर, बैरी सेंटर, BARRY, बैरी सेंटर। और ये इसकी एनर्जी है, ठीक। प्लस का 0.6 डेल्टा ओ बोलो, या 6 DQ बोलो, डिफरेंशियल क्वांटा, या इसको बोलो 3/5 ऑफ डेल्टा ओ। तीनों बात एक ही है बेटा, तीनों चीजें एक ही है। नीचे वाली माइनस में एनर्जी होगी, माइनस का 0.4 डेल्टा ओ बोलो, या हम क्या बोले 4 DQ बोले, या हम इसको 2/5 डेल्टा ओ बोले। ये इसकी एनर्जी डिफरेंस है, ये माइनस में रहेगा पॉजिटिव रहेगा, बस कुछ नहीं। बस अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपको पता है पेयरिंग करा देगा, T2G में ही, इजी में जाने ही नहीं देगा। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, इजी में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। बस यही कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन करा देते हैं इस पर, करा दीजिए सर जल्दी से, तो हम कहानी खत्म हो जाए, ओके। चलो देखो, एक फॉर्मूला याद कर लिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है बहुत छोटा सा, कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट यू मीन बाय द CFSC, और कुछ नहीं, राइट इट्स फॉर्मूला, कुछ नहीं। CFSC का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जान लो, ठीक, हो सकता है कि आ ही जाए। तो ये CFSC फॉर्मूला है, 0.6 एनर्जी जो ऊपर थी इंटू मल्टीप्लाइड बाय इजी के इलेक्ट्रॉन्स। इजी में कितने इलेक्ट्रॉन्स, इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 0.4 T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, उससे मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस उसके अंदर क्या है, पेयरिंग एनर्जी है, बस खत्म कहानी, ओके। स्प्लिटिंग खाली आएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको करिएगा बेटा, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, हमने PDF में अटैच्ड है। बस ये पॉइंट समझ लो, बस 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 सर
फिर क्या, फिर तो आइसोमेरिज्म खत्म। आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन आएगा, एक ऑप्टिकल का आएगा, एक इसके इधर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का आएगा, बता दूंगा, अभी बता दूंगा। अगर समझो स्प्लिटिंग सीएफटी कैसे होगा, चाहे वो D4 हो, चाहे D1 हो, चाहे D2 हो, चाहे D6 हो, चाहे हेड्रा ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल हो, चाहे टेट्राहेड्रल हो, चाहे जो हो। टेट्राहेड्रल के 2 केस होते हैं, लेकिन वो दोनों अपने सिलेबस में नहीं, एक केस है, उससे क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ठीक, अगर आ भी गया तब भी आप कर लोगे इसी कॉन्सेप्ट से। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने बताया है वो इंपॉर्टेंट है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ऑक्टाहेड्रल जो स्प्लिटिंग होगी बेटा, वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है सर, तो समझ में आपने बताया भी नहीं। अरे पेयरिंग एनर्जी कुछ नहीं यार, बहुत नॉर्मल, कि टोटल इधर कितने पेयर्ड हैं, ठीक, माइनस इधर वाले कितने पेयर्ड हैं, उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। ठीक, तो अब जिसके लिए स्प्लिटिंग कम ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से, तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। बस अब देख लो क्वेश्चन कैसे आएगा, यही तो तुमको देखना था। देखो वीक फील्ड लिगेंड के लिए क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू कम होगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक, तो वीक फील्ड लिगेंड जो होंगे वो ईजी में भेजेंगे, T2G में नहीं भेज पाएंगे। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो मेरे भाई क्या होगा, इसी के अंदर पेयरिंग हो जाएगी। ओके सर, क्वेश्चन बता दीजिए, बहुत ज्यादा डिटेल में समझ नहीं आया है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो, इसका यही क्वेश्चन आएगा। ठीक, देखो यही है क्वेश्चन, दे देगा कि D4 कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, और इसके लिए कंडीशन दे देगा कि डेल्टा O ग्रेटर देन P, यही समझो बस। या तो दे देगा कि D4 हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है भैया, और इसके लिए हम आपको दे रहे हैं कि डेल्टा O की जो वैल्यू है पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो CFT से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो। तो आपको पता है ना कि जो स्प्लिटिंग है वो नीचे ऑर्बिटल कितनी होंगी, T2G नीचे होता है और EG ऊपर होता है, 2 ऑर्बिटल ऊपर 3 ऑर्बिटल नीचे। ओके सर, ये तो हम जानते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो ऊपर भेजेगा ही नहीं, वो T2G में ही पेयरिंग करा लेगा। 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वे ऑक्यूपाई ईच इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, या फर्स्ट वे ऑक्यूपाई सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल्स, इफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स देन पेयरिंग विल स्टार्ट। बस समझ गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो नीचे 3 ऑर्बिटल है, भर गया। अब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहिए था, इजी में जाना चाहिए था, लेकिन हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इजी में नहीं जाने देगा, अंदर ही भर देगा, बस हो गया। देखो तो ये D4 है कॉन्फ़िगरेशन, 4 इलेक्ट्रॉन थे, T2G में ही 4 इलेक्ट्रॉन हमने कर दिया, बस तुमको ये लिखना होता है। D4 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, T2G के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और EG के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन, बस हो गया आपका एक नंबर। ठीक, और अगर ये दिया होता कंडीशन, D4 अगर दिया है और स्प्लिटिंग एनर्जी लेस देन P है, इसका मतलब समझ जाओ कि वो लिगेंड वीक फील्ड होगा, और वीक फील्ड होगा तो वो कहेगा जाओ EG में इलेक्ट्रॉन, मेरे ताकत नहीं है कि हम तुमको T2G में बुला पाए। तो इसके लिए क्या हो जाता, T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, EG के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। हो गया सर, बहुत इजी था, बहुत बढ़िया। तो ये CFT क्वेश्चन हो गया। जल्दी से आइसोमेरिज्म हम लोग खत्म करेंगे, बहुत जल्दी से, टाइम कम है आवाज। ठीक, फिर उसके बाद एडिटिंग भी भेजना है, तो लिमिटेशंस की चर्चा नहीं करेंगे। आइसोमेरिज्म आप इसको पढ़िएगा। आइसोमेरिज्म 2 प्रकार की होती है, एक स्ट्रक्चरल होता है, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और इधर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन, बस। तो आप इनको जरा पढ़िएगा बेटा जल्दी से। जो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है उनका आयोनाइजेशन सिस्टम अलग होता है, देखिए जरा, तो लिख दिया गया इन दिस आइसोमेरिज्म द नंबर ऑफ आयंस विल बी डिफरेंट। ठीक, देखो जैसे ये है, इसको NO3 के साथ रिएक्शन कराया तो AgCl मिला, फिर इस वाले को दूसरे वाले को वही चीज है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस इसमें आप देख सकते हो कि Cl और CSO4 आ गया। इसको अगर हम AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोई हमको नहीं मिला, इसका मतलब है कि इस बार SO4 होगा, या इसको BaCl2 के साथ जब हम कराए तो BaSO4 निकल गया, इसका मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, लेकिन उनके आयनाइजेशन या उनका जो इंटाइटी थी वो अलग होगी, यानी कि जब आयनाइजेशन हुआ होगा तो इधर उधर हो गया होगा। तो आपने देखा कि इस बार Cl बाहर था और इस बार Cl अंदर है, इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक, तो ऐसे ही बेटा लिंकेज पढ़िएगा। लिंकेज जब भी आपको लिंकेज करना हो समझ जाओ एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या था, CnNO2 SCN NCS NC वो सब होंगे। तो इसमें लिखा गया है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत नॉर्मल चीज है, बस 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम लोग बताएंगे, और ये ज्योमेट्रिकल के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ओके।
आई थिंक ये बात समझ पा रहे होगे आप। ठीक है, ज्योमेट्रिकल के क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन ही बता देते हैं, वही डायरेक्ट पढ़िएगा आप। ठीक है बेटा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये कि इसका आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन बता दीजिए, लिख दीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अभी मैं इसका क्वेश्चन करा दूंगा डायरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस ये पीडीएफ, ये सिलेबस पूरा एंड होता है। अब से क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेंगे जो बचे हुए हैं बस। ठीक, चलो देखो, तो इस वाले पेज के अंदर हम कितने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, मुझे बताओ। इस पेज के अंदर हम कितने डिस्कस कर रखे हैं? ये वाला अभी बचा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4, पहला डेल्टा नॉट जो है, ये SFL नहीं लिखा होगा ना, WFL लिखा होगा, ये तुम्हें खुद जानना है, अभी हमने बताया है। उसने कह दिया कि D4 कॉन्फ़िगरेशन है, आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से या कि CFT से आप इसको निकाल दीजिए, बता दीजिए मुझे जल्दी से। तो बस अभी हमने सिखा दिया था कि डेल्टा अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो T2G के अंदर ही चारों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ईजी में जाएंगे ही नहीं। और अगर डेल्टा की पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी से कम है डेल्टा स्प्लिटिंग एनर्जी, तो बेटा क्या हो जाएगा, T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और फिर EG के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। वाह सर, ये तो हम जान गए, CFSC भी जान गए, फार्मूला क्या था, EG 6 से मल्टी 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस माइनस में 0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस ZP यानी पेयरिंग एनर्जी। तो ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। ये वाला तो क्वेश्चन हमने अभी कराया है दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये भी CFT पर बेस्ड है। जल्दी देखो, पूछा गया कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+, उसने ऑक्सीडेशन स्टेट दे दिया, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बस आप समझ, इसको देखे, आपका नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? क्योंकि आपने दिमाग नहीं लगाया। जब Fe3+ का करोगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब Fe का करते हो तो क्या बेटा निकल के आता है, 3d6 4s2। ओके, यस। और जब +3 इस पर चार्ज होगा तो क्या निकल के आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे और फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन का, 1 निकल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 3d5। क्या मिलेगा, 3d5। ओके, अब 3d5 के अंदर तुम्हें स्प्लिटिंग दिखाना है। ओके, एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के लिए, एक वीक फील्ड लिगेंड के लिए। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के लिए क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इसके लिए डेल्टा लेस देन P हो जाएगा। तो अब जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास 5 है तो T2G के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, EG के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 0, कुछ नहीं। लेकिन अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इसके लिए क्या होगा बेटा, बताओ जल्दी बोलो। T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, EG के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन, बस हो गया। ठीक, तो अगर ऐसा दिया है, कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, पूछा जा रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए CFT के बेसिस पे, तो आप उसका चार्ज निकाल लीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा और बस कर लीजिएगा। समझ गए? ओके, सही वाला तो क्वेश्चन आपने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने बता दिया, ये समझ जाओ। लास्ट का जो 2-3 क्वेश्चन है इनको आप कर लीजिएगा बस। ठीक, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन बताइए सर। चलो देखो, सुन लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको लिखना होगा, इसके कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बात समझ गए, जिसकी मिरर इमेज सेम हो जाए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो आप इसको कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ जल्दी से, लाओ मैं करा देता हूं कैसे होगा। एक करा देते हैं, एक सर हम अपने आप कर लेंगे। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर की 6 है, इसकी भी कितनी है, 6 है, तो इसका कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, चलो बनाओ। देखो, ये हुआ पीटी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, कुछ इस टाइप से होगा। ठीक, ओके ओके सर, मजा आ गया आज के लेक्चर में। चलो देखो, अब यहां पे EN जुड़ सकता है, यस जुड़ सकता है, यहां पे भी EN जुड़ सकता है, एक यहां से एक यहां से, एक Cl यहां एक Cl यहां, तो ये दोनों एक तरफ हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर है, ये सिस फॉर्म है। ट्रांस में एक हम बना सकते हैं कि EN हम इधर एक जोड़ दें, एक EN भाई इधर जोड़ दें, और एक Cl यहां जोड़ दें, एक Cl यहां जोड़ दें। ओके ओके सर, ओके। अब देखो, इसका जब मिरर इमेज करोगे ना तो ये सेम सेम आपको दिखेगा, तो ये वाला ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। समझ गए? ओके, समझ गए सर। तो अब आपको
CO एक स्ट्रांग फ्री लिगेंड क्यों है, वो हमने लिख दिया है आंसर, बिकॉज ऑफ दिस पाई बॉन्डिंग। ये रट लो कि कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाई CO इज अ स्ट्रांग फ्री लिगेंड, क्यों, क्योंकि ये क्या है आंसर, बिकॉज ऑफ इट्स पाई बैक बॉन्डिंग विच इंक्रीजेस द क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी। सो अगर आपने लेक्चर देख लिया है तो बेटा यकीन मानो इसी से ही बिल्कुल सिमिलर यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप कहेंगे कि सर वाह मजा आ गया, और IPSC तुमको हमने पढ़ाई दिया है, उसी से आपको क्वेश्चन एक आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो हम जल्दी से बस अपलोड कर दे रहे हैं, जल्दी से इसको अच्छे से वॉच करिएगा। ठीक है, सो धन्यवाद।